हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं। और जो ये एनसीईआरटी होती है, ये एनसीईआरटी अपने आप में कई ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पढ़ने से हमारे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति कई ज़्यादा विकसित होती है। तो इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज का महत्व इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, यानी कि जो लोग स्कूलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग स्कूलिंग कर चुके हैं, वो चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत हमने जो ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है, ये विश्लेषण तब जाकर के प्रस्तुत किया है जब हमने खुद से इन सभी कक्षाओं की एनसीईआरटी को जब खुद से रीड किया है, अध्याय वाइज लाइन बाय लाइन जब खुद से रीड किया है, जब उसको खुद से समझा है, तब जाकर के आप सबके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आप सबके लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण रहने वाली है और उपयोगी रहने वाली है। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 8 के संदर्भ में विश्लेषण करने वाले हैं। अध्याय 8 है आधारिक संरचना। आज हम इस वीडियो के तहत आधारिक संरचना के संदर्भ में डिटेल में जानने और समझने का प्रयास करेंगे और जो भी हम इस वीडियो के तहत विश्लेषण करेंगे वो विश्लेषण कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं। जो कक्षा 11 के अध्याय 8 के अंतर्गत जो जो टॉपिक दिए हुए होंगे, उन सभी टॉपिकों को इस वीडियो के तहत जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि किस तरह से अध्याय 8 के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आधारिक संरचना होता क्या है, इसका अर्थ क्या है वास्तव में। आधारिक संरचना यानी कि किस तरह से जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है, उस परिप्रेक्ष्य में हम इसको जानते हैं। ये किस तरह से प्रत्येक समाज के विकास में, प्रत्येक व्यक्ति के विकास में, जो चाहे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को क्यों ना ले, हम किसी भी समाज को क्यों ना देखें, उन सब के विकास में इस आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी समाज या अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये मूलभूत सुविधाएं होना जरूरी है, तब जाकर के कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति वो विकास कर सकता है और विकास की राह पर वो आगे बढ़ सकता है। जो ये आधारिक संरचना है, ये आर्थिक और सामाजिक विकास की एक सहयोगी व्यवस्था है कि किस तरह से जो ये मूलभूत जो सुविधाएं होती है, ये मूलभूत सुविधाएं आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में ये सहयोग प्रदान करती है। इन आधारिक संरचनाओं के बिना आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता है और सामाजिक विकास भी नहीं हो सकता है। तो अब ये समझना बेहद जरूरी है कि ये आधारिक संरचनाएं किस तरह से होती है और कौन कौन सी होती है। आधारिक संरचनाओं में शिक्षा व्यवस्था आती है, स्वास्थ्य व्यवस्था आती है, परिवहन सुविधाएं आती है और ऊर्जा व्यवस्था, दूरसंचार सुविधाएं और वित्तीय व्यवस्थाएं। तो इस तरह से अनेक प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, ये मूलभूत सुविधाएं ही आधारिक संरचना कहलाती है। और इनके द्वारा किस तरह से आर्थिक विकास संभव होता है, सामाजिक विकास भी संभव होता है। तो इस तरह से हर एक गतिविधि को अगर हम सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी आधारिक संरचना है वो बेहतर होनी चाहिए।
किस तरह से जब शिक्षा व्यवस्था का पर्याप्त विकास होता है और अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है तो इससे किस तरह से जब व्यक्ति को शिक्षा मिलती है तो वो व्यक्ति किस तरह से उसकी उत्पादकता में वृद्धि देखी जा सकती है, किस तरह से उसकी सोचने समझने की शक्ति किस तरह से उसमें वृद्धि होती है, किस तरह से उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है और यही क्रिएटिविटी किस तरह से आर्थिक विकास में अपना योगदान देती है। और इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं, जो ये स्वास्थ्य सुविधाएं है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी किस तरह से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा उसको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी तो ये स्वाभाविक है कि उसकी जो कार्य क्षमताएं हैं कार्य क्षमताओं में विकास होगा। और इसी तरह से जो परिवहन सुविधाएं होती है, परिवहन सुविधाएं भी किस तरह से कोई व्यक्ति अपना सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो ले जाना चाहता है तो उसके लिए जो ये परिवहन सुविधाएं हैं ये महत्वपूर्ण होती है। ये परिवहन सुविधाएं हर एक कार्य को सरल बना देती है जिससे कि स्वाभाविक है उत्पादकता में वृद्धि होगी। औद्योगिक क्षेत्र तक कच्चा माल को भेजने में और औद्योगिक क्षेत्र से जो उत्पादित माल है उसको बाजार तक पहुंचाने में किस तरह से ये परिवहन सुविधाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसी तरह से ऊर्जा व्यवस्था भी किस तरह से हमारी उत्पादन प्रक्रिया में अहम योगदान निभाती है। जब ये ऊर्जा के उचित साधन होते हैं तो किस तरह से उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी जा सकती है और बेहतर से बेहतर और कंटिन्यू ऊर्जा की व्यवस्था होगी तो स्वाभाविक है कि हमारे उत्पादन में वृद्धि ही होगी। और इसी तरह से दूरसंचार से भी किस तरह से ये देश और समाज की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। किस तरह से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में संपर्क साधना है, संपर्क स्थापित करना है तो यहाँ पे दूर संचार की जो हेल्प है वो ली जाती है। और इसी तरह से वित्तीय व्यवस्थाएं, यदि निवेश के लिए फंड की जरूरत है, निवेश के लिए पूंजी की जरूरत है तो ऐसे में जो ये वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, ये हमें पूंजी प्रोवाइड करती है जिससे कि हम जो उत्पादन संबंधी जो गतिविधियां हैं उसको संचालित कर सकते हैं। ये उत्पादन संबंधी गतिविधियों के लिए ही नहीं होता है, हमारी रोजाना जो जरूरतें होती है, जो हमारी आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए भी जो ये वित्तीय संस्थाएं हैं ये वित्तीय संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो इस तरह से ये आवश्यक मूलभूत सुविधाएं होती है आधारिक संरचना के अंतर्गत और जिसके तहत किस तरह से आर्थिक विकास संभव होता है, सामाजिक विकास संभव होता है। तो इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण होती है आधारिक संरचना। और ये जो आधारिक संरचना है ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर समाज और अर्थव्यवस्था को वो प्रभावित करती है। वो किसी ना किसी रूप में जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक गतिविधि को वो प्रभावित करती है। तो इस तरह से ये आधारिक संरचना काफी महत्वपूर्ण होती है। अब हम इसके बाद आधारिक संरचना की प्रासंगिकता के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से इसकी प्रासंगिकता है। जो ये आधारिक संरचना है, आधारिक संरचना जैसा हमने समझा कि इसका अपने आप में कई ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है देश और समाज की प्रगति में। तो इस तरह से आधुनिक अर्थव्यवस्था को किस तरह से कार्य कुशल बनाया जाए, किस तरह से इसकी कार्य प्रणाली को बेहतर किया जाए, इन सब में इस आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये एक ऐसी प्रणाली है, कौन? ये आधारिक संरचना, ये मूलभूत सुविधाएं जिसके द्वारा हम आधुनिक अर्थव्यवस्था की कार्य कुशलता और कार्य प्रणाली को हम बेहतर कर सकते हैं। और किसी भी गतिविधि की जो कार्य कुशलता है, जो कार्य प्रणाली है, वो इन मूलभूत सुविधाओं पर वो निर्भर करती है। क्योंकि अगर ये मूलभूत सुविधाएं, ये आधारिक संरचना बेहतर नहीं होगी तो हमारी कोई भी गतिविधि बेहतर तरीके से संचालित नहीं हो पाएगी, उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाएगी और जो हमारा मकसद होगा, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे उनको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक अर्थव्यवस्था भी निर्भर करती है। हर एक गतिविधि
इस आधारिक संरचना पर निर्भर करती है। जैसी हमारी आधारिक संरचना होगी तो उस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था भी ग्रो करेगी। वह चाहे हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्याओं में देखें, किस तरह से हम रोजमर्रा की दिनचर्या में अनेक प्रकार की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को देखते हैं। अगर हमारे आसपास हमारे समाज में मूलभूत सुविधाएं बेहतर है तो हम बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। और इसी तरह से आर्थिक गतिविधियां भी कहीं ना कहीं इस आधारित संरचना पर निर्भर करती है। जब वो इस पे निर्भर करती है तो कहीं ना कहीं आधारिक संरचना आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करती है, क्योंकि जब आधारिक संरचना बेहतर होगी तो स्वाभाविक है जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी बेहतर रूप से संचालित होगी। यदि आधारिक संरचना बेहतर नहीं होगी तो यहां पे हमारी आर्थिक गतिविधि भी बेहतर तरीके से नहीं होगी। तो ऐसे में आधारिक संरचना हमारी आर्थिक गतिविधि को भी प्रभावित करती है। तो इस तरह से आज के समय में किस तरह से हमारी जो अधिकांश जो आबादी है वो अभी भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और उनका जीवन यापन का जो महत्वपूर्ण साधन है वो कृषि है। और कृषि क्षेत्र में भी किस तरह से ये जो आधारिक संरचना है इनका अपने आप में कई ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो चाहे किस तरह से परिवहन की सुविधाएं हो, वो चाहे किस तरह से संचार की व्यवस्था हो, चाहे वित्तीय व्यवस्थाएं हो, तो इन सब का कृषि क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा योगदान है। किस तरह से आज के समय में जो कृषि में जो निवेश है, जो एक किसान जो खेती करता है, किस तरह से उसको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और उसके पास अपने पास में पर्याप्त मात्रा में उसकी बचत नहीं है जिससे कि वो स्वयं खुद से वो निवेश कर सके। तो ऐसे में उसे किस तरह से बैंकों से, साहूकारों से उसे ऋण लेना पड़ता है। अगर वो साहूकारों से ऋण लेता है तो किस तरह से वो ऊंची दरों पे मिलता है। तो अगर इस वित्तीय व्यवस्था का पर्याप्त मात्रा में विकास होगा, गांव गांव में बैंकिंग व्यवस्था का विकास होगा तो किस तरह से किसानों को, किस तरह से खेती करने वाले लोगों को, उनको बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से उन्हें जो ये वित्तीय सुविधाएं हैं इनका लाभ मिल सकेगा, जिससे कि ये लोग कृषि संबंधी गतिविधियों को बेहतर तरीके से कर सकेंगे और इनको बैंकिंग व्यवस्था के तहत कम ब्याज दर पर ऋण मिल पाएगा, जिससे कि इनकी उत्पादकता में निश्चित तौर पे वृद्धि होगी। तो इस तरह से वर्तमान समय में कृषि में भी जो ये वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था का अपने आप में कई ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से ये आधारिक संरचना की ये प्रासंगिकता है। अब हम इसके बाद भारत में आधारिक संरचना की स्थिति को देख लेते हैं कि किस तरह से भारत में जो ये आधारिक संरचना है ये किस तरह से है, क्या स्थिति है, उसको समझ लेते हैं। आजादी के बाद से भारत में पर्याप्त मात्रा में ये प्रयास किए गए कि किस तरह से जो ये आधारिक संरचना है इसको बेहतर किया जाए, किस तरह से गांव गांव, घर घर तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहुंचाया जाए। निरंतर प्रयास किया गया, लेकिन जो ये प्रयास किया गया ये प्रयास आज के समय में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इतने से काम नहीं चलेगा, हमें और तेजी लानी होगी, जिससे कि हम हर एक क्षेत्र में जो ये आधारिक संरचना है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनका विस्तार कर सके, जिससे कि हमारा देश प्रगति के राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। और किस तरह से आज भी हमारे जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश में जो ये आधारिक संरचना है, ये आधारिक संरचना नहीं पहुंच पाई है, नहीं पहुंच पाई ये मूलभूत सुविधाएं, जिसमें कि आज भी कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर शिक्षा की व्यवस्था अभी भी नहीं है। शिक्षा की जर्जर व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में आज भी देखी जा सकती है और किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है और कई क्षेत्रों में आज भी बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का भी अभाव है। तो इस तरह से आज भी हमारे देश में, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में, आज भी ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते यहाँ के लोग इन सुविधाओं से वंचित होते हैं, जिससे कि वो अपना विकास, अपने समाज का विकास वो नहीं कर पाते हैं।
तो इस तरह से हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम ग्रामीण परिवेश में देश के हर एक भाग पर हम इन आधारिक संरचना को बेहतर कर सके। हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे कि आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरह से ये पर्याप्त मात्रा में हमें प्रयास करने होंगे। और किस तरह से हमारे देश में जो ये आधारिक संरचना है जिसमें कि शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और दूरसंचार व्यवस्थाएं हैं, जो ये तमाम प्रकार की जो आधारिक संरचनाएं हैं भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार दोनों के द्वारा ये लोगों तक पहुंचाया जाता है कि किस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं इन मूलभूत सुविधाओं को सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्योंकि जब सरकार के पास अत्यधिक मात्रा में बोझ होता है और सरकार बेहतर तरीके से वो कार्य नहीं कर पाती है तो ऐसे में उन क्षेत्रों में वो निजी क्षेत्र को दरवाजे खोल देती है जिससे कि वो उन संबंधी गतिविधियों को निजी क्षेत्र भी संचालित करता है। तो इस तरह से भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और परिवहन व्यवस्था है, इन तमाम प्रकार की आधारिक संरचनाओं में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा ये प्रदान किया जाता है जिससे कि ये प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से देश का हर एक भाग तक ये आधारिक संरचनाओं को पहुंचाया जा सके जिससे कि देश और समाज का निरंतर विकास हो सके। तो इस तरह से भारत में ये आधारिक संरचना की स्थिति है। अब हम इसके बाद आधारिक संरचनाओं में प्रमुख आधारिक संरचनाओं को समझ लेते हैं कि किस तरह से जो प्रमुख आधारिक संरचना है जिसमें कि शिक्षा आधारिक संरचना, स्वास्थ्य आधारिक संरचना और ऊर्जा आधारिक संरचना, इनका क्या महत्व होता है देश और समाज की प्रगति में और भारत में इन आधारिक संरचनाओं की क्या स्थिति है। तो इस तरह से अब इनको भी जान लेते हैं जिसमें कि सबसे पहले है शिक्षा आधारिक संरचना। शिक्षा आधारिक संरचना देश के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह से जब किसी देश और समाज को बेहतर शिक्षा प्रदान होगी और बेहतर से बेहतर उच्च गुणवत्ता युक्त जब उन लोगों को शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी तो ऐसे में वो देश और समाज प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि शिक्षा ही आविष्कार और नवाचार को जन्म देता है। जब किसी समाज को, किसी देश में रहने वाले लोगों को बेहतर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी तो ऐसे में उन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी का विकास होगा। जब क्रिएटिविटी का जन्म और विकास होगा तो ऐसे में आविष्कार और नवाचार का जन्म होता है। लोग आविष्कार करने लगते हैं, नवाचार करने लगते हैं। तो इस तरह से शिक्षा में ये ताकत होती है कि किस तरह से आविष्कार और नवाचार होने लगते हैं। तो इस तरह से बेहतर शिक्षा का होना जरूरी है जिससे कि नए नए आविष्कार होने लगे और जब नए नए आविष्कार होते तो ऐसे में स्वतः ही देश और समाज वो विकास की ओर बढ़ता है। जो ये शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में इतनी ताकत होती है। अगर हम किसी समाज को बेहतर शिक्षा देंगे तो ऐसे में किस तरह से उन लोगों को जब शिक्षा मिलेगी तो किस तरह से वो आगे चल करके वो किसी न किसी आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान देंगे, किसी न किसी चीजों में वो एक्टिविटी में इस तरह से योगदान देंगे जिसमें कि वो एक से बड़े वो कीर्तिमान हासिल कर सकेंगे। क्योंकि शिक्षा के बदौलत जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी आने लगती है। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था ही हमारे भविष्य का वो विकास निर्धारित करता है। जब हम वर्तमान समय में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे तो ऐसे में स्वाभाविक है आने वाले कुछ वर्षों के बाद वो आर्थिक गतिविधियों में इस तरह से संलग्न हो गए जिससे कि उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी और वो इस तरह से कार्य करने लगेंगे जो वास्तव में देश और समाज के लिए जरूरी होगा और जिससे कि देश और समाज का विकास हो सकेगा। तो ऐसे में जो ये शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था बेहतर होना जरूरी है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के बदौलत ही देश और समाज का विकास किया जा सकता है।
भारत में किस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में। ग्रामीण परिवेश में आज भी वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो लोग किस तरह से शिक्षा व्यवस्था से आज भी वंचित है। तो ऐसे में जो भारत में वर्तमान समय में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर नहीं है और शिक्षा व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अभाव है, जिसके चलते जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, कहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, वो शिक्षा से वंचित रहते हैं। जब कोई समाज, कोई व्यक्ति वो शिक्षा से वंचित होगा तो वो देश कभी भी वो विकास नहीं कर पाएगा, वो विकास की राह पर नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें आवश्यकता इस चीज की है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बेहतर तरीके से शिक्षा व्यवस्था का प्रसार किया जा सके। जो ये शिक्षा आधारित संरचना है इसको इस तरह से पूरे देश में इसको फैलाना है ताकि हर एक व्यक्ति को बेहतर से बेहतर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके, जिससे कि वो समाज भी देश के विकास में वो अपना योगदान दे सके। क्योंकि देश और समाज का विकास किसी एक तबके को छोड़ करके हम विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए देश और समाज में हर एक तबके के लोगों का योगदान होना जरूरी है, तब जाकर के हम विकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रसार होना बेहद जरूरी है अगर हमें विकास करना है और विकास की राह पर आगे बढ़ना है। और अगला है स्वास्थ्य आधारित संरचना। स्वास्थ्य आधारित संरचना भी ठीक उसी तरह है जिस तरह की शिक्षा आधारित संरचना है, इसका भी अपने आप में कई ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। स्वास्थ्य आधारित संरचना भी अपने आप में कई ज्यादा महत्व रखती है। किस तरह से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा, जब वो स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पे वो बेहतर तरीके से काम कर सकेगा और उसकी जो कार्य क्षमता है वो कार्य क्षमता में वृद्धि हो सकेगी और कार्य क्षमता के साथ साथ जो उसकी योग्यता है उस योग्यता में भी वृद्धि आती है। तो इस तरह से जब हम स्वास्थ्य सुविधाओं को हर एक व्यक्ति तक बेहतर गुणवत्ता युक्त पहुंचाते हैं तो ऐसे में वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा और जब वो स्वस्थ होगा तो उसकी कार्य क्षमता और योग्यता में वृद्धि आती है। जब कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पे उसकी जो उत्पादकता है वो अधिक होगी। जब किसी की उत्पादकता अधिक होती है तो उसकी आय अधिक होगी, आय अधिक होगी तो वो देश खुद ही वो किस तरह से विकसित होगा। तो इस तरह से हमें स्वास्थ्य आधारित संरचना को बेहतर करना जरूरी हो जाता है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो स्वास्थ्य आधारित संरचना है इसकी स्थिति भी ठीक नहीं है, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में। ग्रामीण परिवेश में आज भी वहां के जो लोग हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहते हैं। जब कोई समाज स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होगा तो किस तरह से उसकी कार्य क्षमता भी बेहतर नहीं होगी, उसकी उत्पादकता भी बेहतर नहीं होगी, उसकी आय भी अधिक नहीं होगी। तो ऐसे में वो समाज वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जब वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना जरूरी है। किस तरह से ग्रामीण परिवेश में जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उसकी कीमतें अधिक होती है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, वो उन सुविधाओं के बदले में उतने पैसे नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र इन दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाता है और यहाँ पे भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र किस तरह से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में वो सफल नहीं हुआ है। किस तरह से नहीं हुआ है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र आज भी स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उससे वो वंचित है। तो ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य है उसमें सफल नहीं हुआ है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक क्षेत्र
अपने कार्य करने की शैलियों में वो सुधार लाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके। तो इससे कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश भी मुख्य धारा से जुड़ सके, क्योंकि वर्तमान समय में किस तरह से हमारा जो ग्रामीण परिवेश है वो ग्रामीण परिवेश विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि शहर और गांव के बीच जो विभाजन है वो इस तरह से है, जो ये जो खाई बनी हुई है वो खाई बहुत बड़ी है। किस तरह से यहाँ पे शिक्षा का भी विकास नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास नहीं है, जो मूलभूत जो सुविधाएं है उससे वंचित है आज भी हमारा ग्रामीण परिवेश। तो ऐसे में शहर और गांव के बीच की जो खाई है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आवश्यकता यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र इन क्षेत्रों के विकास में वो ध्यान दे, यहाँ पे वो स्वास्थ्य जैसी आधारिक संरचना का वो विकास कर सके। तो इस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जो ये स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उन सुविधाओं को वो लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो ऐसे में आवश्यकता तो इसी बात की है, देश के हर एक कोने तक स्वास्थ्य जैसी आधारिक संरचना को बेहतर किया जाए, और जिससे कि हमारा देश, हमारा समाज प्रगति की राह पर वो आगे बढ़ता रहे। जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र किस तरह से जो निजी क्षेत्रों के द्वारा जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है उनका वो लाभ नहीं उठा सकता है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र की अपनी कीमतें होती है, वो उन कीमतों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला जो किसान है, जो कृषि का जो श्रमिक है, जो मजदूर है, वो किस तरह से उन कीमतों को नहीं चुका पाएगा। तो ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र को दुरुस्त करना ही बेहतर जरूरी है। तो इस तरह से जब सार्वजनिक क्षेत्र बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में इस स्वास्थ्य आधारित संरचना का बेहतर तरीके से विकास हो सकेगा। तो इस तरह से ये स्वास्थ्य आधारित संरचना है जिसका अपने आप में देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। और अब हम इसके बाद ऊर्जा आधारित संरचना के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से जो ये ऊर्जा आधारित संरचना होती है इसका क्या महत्व होता है, और भारत में ऊर्जा आधारित संरचना की क्या स्थिति है। किसी राष्ट्र की विकास की प्रक्रिया में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान होता है कि किस तरह से जो किसी राष्ट्र और समाज में जो आर्थिक गतिविधि और उद्योगों के लिए ये अनिवार्य होते हैं ऊर्जा के साधन, क्योंकि ऊर्जा के साधनों के द्वारा हर एक आर्थिक गतिविधि और उद्योगों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है। अगर ऊर्जा के साधन बेहतर होंगे और निरंतर होंगे तो ऐसे में आर्थिक गतिविधि बेहतर तरीके से संचालित होगी, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि होगी। जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पे हमारा देश वो विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से प्रत्येक राष्ट्र के विकास के लिए जो ये ऊर्जा के साधन है ये महत्वपूर्ण होते हैं और जरूरी होते हैं। और ऊर्जा के बिना किसी उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऊर्जा के साधनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है, और बिना ऊर्जा के साधनों के द्वारा हम इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा के साधनों के द्वारा उत्पादन ही नहीं हमारी रोजमर्रा की दिनचर्याओं को भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है। किस तरह से हमारी जो रोजमर्रा की दिनचर्याएं हैं वो ऊर्जा के साधनों के बदौलत किस तरह से वो बेहतर तरीके से होती है, किस तरह से वो बेहतर तरीके से बड़ी आसानी से हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा के साधनों के द्वारा हमें वो सहूलियत मिलती है। तो इस तरह से प्रत्येक देश और समाज के विकास के लिए जो ये ऊर्जा आधारित संरचना है ये जरूरी है और महत्वपूर्ण है। जो ये ऊर्जा आधारित जो संरचना है ये किस तरह से प्रत्येक देश और समाज के लिए उपयोगी तो है ही है, तो इसी तरह से उस देश में किस तरह से जो ऊर्जा के जो साधन है उनको किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से उनका उपयोग करना है ये भी जरूरी है, ताकि उन संसाधनों का
अनावश्यक दोहन ना हो। यदि अनावश्यक दोहन होगा तो ऐसे में जो भविष्य की जो आवश्यकता है वो आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में हमें सुव्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से इन संसाधनों का प्रयोग करना है ताकि जो अनावश्यक दोहन है उसको रोका जा सके। तो इस तरह से तब जाकर के हम देश और समाज का दीर्घकालिक विकास कर सकते हैं। जो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो स्रोत हम यहाँ पे इस अध्याय के अकॉर्डिंग व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों में बांटते हैं, जिसमें कि जो व्यावसायिक स्रोत होते हैं उसमें कोयला, पेट्रोल, बिजली ये होते हैं व्यावसायिक स्रोत। और गैर व्यावसायिक स्रोत में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा और गोबर ये सब गैर व्यावसायिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान समय में जो ऊर्जा संसाधनों की जो मांग है हमारे देश में वो काफी ज्यादा है, लेकिन जो ऊर्जा संबंधी जो संसाधन है वो उतने हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरह से जो ऊर्जा संबंधी संसाधनों की जो मांग है, जो आवश्यकता है उसको कैसे फुलफिल किया जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो किस तरह से जो ये ऊर्जा संबंधी जो संकट है हमारे देश में इसको फुलफिल किया जाए और किस तरह से उसको बेहतर किया जाए। तो ऐसे में सरकार के द्वारा, हमारे देश के द्वारा निरंतर ऊर्जा संबंधी जो मांग है उन मांग को फुलफिल किया जा रहा है, जिससे कि जो देश का जो विकास है वो विकास निरंतर हो सके। हमारे देश में रहने वाले जो लोगों की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो इस तरह से हमारे देश में वास्तव में जो ऊर्जा संसाधनों की जो मांग है वो काफी अधिक है और उस तुलना में हमारे पास ऊर्जा संबंधी संसाधन नहीं है। तो ऐसे में वास्तव में हमारे देश में ऊर्जा संसाधनों की कमी है और उस कमी को निरंतर दूर किया जा रहा है। तो इस तरह से जो ऊर्जा आधारित संरचना होती है ये वास्तव में देश और समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। वो चाहे हम आर्थिक विकास के संदर्भ में देखें, चाहे हम सामाजिक विकास के संदर्भ में देखें, तो इस तरह से ये देश और समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है ऊर्जा आधारित संरचना। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 8 के संदर्भ में बड़े ही डिटेल में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।